बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द पॉइंट नर्सिंग चैनल। फार्माकोलॉजी पार्ट 3 में आज हम बात करेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन से रूट्स हैं। जैसे कि आपको पता है कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि हम ड्रग किस तरह बॉडी में डिलीवर करते हैं ताकि वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करे, इसको कहते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे पास डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें कुछ कॉमन है और कुछ जो है इतने कॉमनली यूज़ नहीं होते। जो कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ओरल आता है, आईवी आता है, और इंट्रामस्कुलर जिसको आईएम भी कहते हैं, सबक्यूटेनियस जिसको एससी यानी सबकट भी कहते हैं, और इंट्राडर्मल इंजेक्शन। ये कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। और कुछ रूट्स हैं जो बहुत कम यूज़ होती हैं, जैसे वो स्पेसिफिक आईसीयूज़ में यूज़ होती हैं या जो है इमरजेंसी यूनिट में यूज़ होती हैं। उनमें इन्हेलेशन आता है, कुछ सबलिंगुअल मेडिसिन आती है, रेक्टल ड्रग्स आती है, रेक्टल सपोजिटरीज आती हैं, कुछ टॉपिकल मेडिसिन आती हैं, और कुछ ऑटिक ड्रॉप्स आते हैं जिस तरह की पिक्चर में दिखाया गया है, और कुछ ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स आते हैं या ऑप्थेल्मिक मेडिसिन आती है। तो ये जो रूट्स हैं ये थोड़े से कम यूज़ होते हैं, तो इनको रेयर रूट्स भी कहा जाता है, और जो ऊपर मेंशन किए गए हैं और ये बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। हम कौन सा रूट कब यूज़ करते हैं, इसकी सिलेक्शन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक होता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग में आता है कि ड्रग जो है वो वाटर सॉल्युबल है या लिपिड सॉल्युबल है। जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं वो हमारे पास यूजुअली इंट्रावीनसली दी जाती हैं, कॉमनली इमरजेंसी में यूज़ होती हैं क्योंकि इनका एक्शन जो है वो रैपिड होता है। और जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती हैं वो यूजुअली सस्टेन रिलीज़ के ड्रग्स होती हैं, तो वो कॉमनली ओरली दी जाती हैं, या सिस्टमेटिकली जो ड्रग्स दी जाती हैं वो यूजुअली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती है। देन हमने बात की कि कुछ जो है ड्रग्स आयोनाइज्ड होती है और कुछ नॉन आयोनाइज्ड ड्रग्स होती है। जो आयोनाइज्ड ड्रग्स होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन से इजीली क्रॉस नहीं कर पाती, तो यूजुअली वो ड्रग्स हम इंट्रामस्कुलरली दे देते हैं या सबक्यूटेनियस दे देते हैं। जो नॉन आयोनाइज्ड ड्रग होती हैं वो जो इजीली जो है सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस हो सकती हैं, तो वो हम यूजुअली ओरल दे देते हैं कि वो जीआई ट्रैक से, इंटेस्टाइन से फिर वो एब्जॉर्ब होता है और वो प्लाज्मा में जाता है, सर्कुलेशन में शामिल हो जाता है। दूसरा जो फैक्टर है जिसके बेस पर हम ड्रग का रूट डिसाइड करते हैं वो है थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव, यानी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा पर्पस क्या है। अगर हमें जो है ड्रग इमरजेंसी पर्पस के लिए चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कि वो इमीडिएट थेरेप्यूटिक इफेक्ट दे, तो हम इंट्रावीनस रूट यूज़ करते हैं या इन्हेलेशन रूट का यूज़ करते हैं। अगर हमें जो है लॉन्ग टर्म के लिए ट्रीटमेंट चाहिए होता है, क्रोनिक डिजीज़ किसी को होती है जो लॉन्ग टाइम के लिए मेडिसिन यूज़ करती हैं, तो उसके लिए हम ओरल फार्मूलेशन दे देते हैं या ट्रांसडर्मल पैचेस दे देते हैं या डिपोट इंजेक्शन दे देते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म का अगर हमें यूज़ करना है या शॉर्ट टर्म के लिए हमने यूज़ करना है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम रूट डिसाइड करते हैं। विच ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट इज़ फास्टेस्ट। अब कौन सी ड्रग है जिसके हमें फास्टेस्ट थेराप्यूटिक इफेक्ट मिल सकता है। तो इंट्रावीनियस ड्रग जैसे ही हम आईवी देते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे पास 30 to 40 सेकेंड में आता है। देन है इंट्राओसियस, उसका भी 30 to 60 सेकेंड में हमें इफेक्ट मिल जाता है। देन एंड्रोट्रेकियल का 2 to 3 मिनट हमें थेरेप्यूटिक इफेक्ट मिलता है। इन्हेलेशन का 2 to 3 मिनट्स, इंट्रामस्कुलर को 10 to 20, सबक्यूटेनियस का 15 to 20 मिनट्स बाद जो है हमें थेरेप्यूटिक इफेक्ट नजर आना शुरू होता है, और रेक्टल का 5 to 30 मिनट्स। इसी तरह इंजेक्शन का भी 30 to 90 मिनट्स, और ट्रांसडर्मल या टॉपिकल जो मेडिसिन होती है उसका भी मिनट्स टू आवर में हमें थेरेप्यूटिक इफेक्ट नजर आना शुरू हो जाता है। अगर हम लिपिनकॉर्ड की बुक में देखें तो उसमें हमारे पास रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को मेनली दो में डिवाइड किया गया है। एक है लोकल एंड दूसरा है सिस्टेमिक। सिस्टेमिक को फिर दोबारा दो में डिवाइड किया गया है, इंट्रल और पैराएंट्रल। इंट्रल में हमारे पास आता है ओरल, सबलिंगुअल एंड रेक्टल। पैरेंट्रल में जो हमारे पास रूट आते हैं उसमें इंजेक्शन आते हैं, जिसमें आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस सारे इंजेक्शन आते हैं। देन इन्हेलेशन रूट आता है और ट्रांसडर्मल रूट आता है। अब हम एक एक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रल रूट को। इंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एडमिनिस्ट्रिंग अ ड्रग बाय माउथ। जो ड्रग हम माउथ से एडमिनिस्टर करते हैं उनको कहते हैं इंट्रल रूट। तो ये सबसे कॉमन होता है, हमने कॉमनली जो है इंट्रल रूट ही देखा है। यूजुअली कि लोग जो है घर में जो है ओरल रूट से मेडिसिन ले रहे होते हैं। सबसे आसान तरीका होता है, कन्वीनियंट होता है, इकोनॉमिकल मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो इसमें कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता क्योंकि हमें इसके लिए हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता, हमें घर में भी मेडिसिन लेते हैं या जहाँ भी हम हैं वहाँ पर हम अपनी मेडिसिन ले सकते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आता। द ड्रग में बी swallowed allowing oral delivery, or it may be placed under the tongue or between the gums and cheeks, facilitated direction absorption into bloodstream.
इसमें भी फिर फर्दर हमारे पास डिफरेंट रूट्स हैं कि हम डायरेक्ट माउथ में मेडिसिन डालें और उसको स्वालो कर दें और ये हमारे इंट्रॉन में पहुंच जाए, यानी हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच जाए, वहाँ से फिर ये डिज़ोल्व हो जाए। या हम उसको डायरेक्ट अंडर द टंग भी रख सकते हैं, जिसको सबलिंगुअल कहते हैं, और बिटवीन द गम्स एंड चीक्स, या हम इसको गम्स और चीक्स के बीच में भी जो मेडिसिन रखते हैं वो भी इंट्रल रूट में आते हैं, फैसिलिटेटिंग डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड स्ट्रीम। जो कि हम सबलिंगुअल यूज़ करते हैं या जो बकल रूट हम यूज़ करते हैं, ये हमारे पास डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ पर जो स्मॉल कैपिलरीज होती है वहाँ पर ये मेडिसिन डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाती है और ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुँच जाती है। इंट्रल रूट में सबसे पहले हमारे पास आता है ओरल रूट। ये सबसे इजीएस्ट रूट होता है। इसमें हम मेडिसिन जो है खुद एडमिनिस्टर कर सकते हैं, खुद खा सकते हैं, और खुदा न ख्वास्ता अगर ये ड्रग ओवरडोज हो जाए या ये टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करे तो इसके टॉक्सिक इफेक्ट को हम ओवरकम कर सकते हैं एंटीडोट के ज़रिए। जैसे कि चारकोल हो गया, तो अगर कोई ड्रग जो है ओवरडोज हो जाता है तो हम चारकोल दे देते हैं और उसके ओवरडोज के टॉक्सिसिटी को हम कम कर सकते हैं। However, the pathway involved in oral drug absorptions are more complicated and the low gastric pH inactivates some drugs। जैसे हमने पहले लेक्चर में बात की थी कि ओरल ड्रग्स जो है वो लीवर से पास होते हैं और इसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि हमारा लीवर जो है कुछ ड्रग जो है डिस्ट्रॉय कर देता है, बॉडी से एलिमिनेट कर देता है, उसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है और फिर वो इफेक्टिव नहीं रहता। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से उनका इफेक्ट कम हो जाता है। तो इसकी वजह से ओरल ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन जो है मोस्टली कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसके अलावा जो स्टमक पीएच होता है वो भी हमारे ड्रग को अफेक्ट कर रहा होता है। ओरल मेडिसिन में फिर फर्दर हमारे पास टू टाइप की होती है, एक होता है एंटेरिक कोटेड प्रिपरेशन और दूसरा होता है एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन। An enteric coating is a chemical envelope that protects the drug from stomach acid and delivering it instead to the less acidic intestine where the coating dissolves and releases the drug। एंटेरिक कोटेड में क्या होता है कि एक केमिकल इन्वेलप जो है वो ड्रग के अराउंड या जो टैबलेट है उसके अराउंड होता है, और जब वो ड्रग स्टमक से पास होता है, इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो वो केमिकल इन्वेलप जो है डिज़ोल्व हो जाता है और ड्रग अपना इफेक्ट शुरू कर देता है। ये कोटिंग जो है हमारे मेडिसिन को स्टमक की एसिड से प्रिवेंट कर रहा होता है। Enteric coating is useful for certain drugs, for example omeprazole, that are acid labile and for certain drugs that are irritating to the stomach। ये enteric coating जो है ये टू पर्पसेस के यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास ओमेप्राजोल ड्रग है ये हमारे पास स्टमक एसिड में ख़राब होता है। जब ये enteric कोटिंग हम इसकी करते हैं और ये मेडिसिन इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहाँ पर ये कोटिंग डिज़ोल्व हो जाती है और वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो कि स्टमक की लाइनिंग को ख़राब करती है, तो उसकी वजह से उसके ऊपर एक केमिकल कोट कर दिया जाता है ताकि वो जब स्टमक से क्रॉस हो इंटेस्टाइन में पहुंचे तो वहाँ पर वो डिज़ोल्व हो और वहाँ पर ये इफेक्ट प्रोड्यूस करे, ताकि जो स्टमक की लाइनिंग है वो डैमेज होने से बचाई जाए। ओरल में जो सेकेंड प्रिपरेशन है वो एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन है। एक्सटेंडेड रिलीज मेडिकेशंस हैव स्पेशल कोटिंग्स और इंग्रेडिएंट्स दैट कंट्रोल द ड्रग रिलीज, thereby allowing or slower absorption and prolonged duration of action। एक्सटेंडेड रिलीज की जो मेडिसिन होती है उसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक कोटिंग की जाती है। पर्पस ये होता है कि ये ड्रग जो है आराम आराम से डिज़ोल्व हो और वो लॉन्ग टाइम के लिए एक्शन प्रोड्यूस करे। एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशंस कैन बी डोज्ड लेस फ्रीक्वेंटली एंड इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनकी शॉर्ट लाइफ कम होती है, तो जब उनकी शॉर्ट लाइफ कम होती है तो उनकी हमें डोजिंग जल्दी जल्दी करनी होती है, यानी हमें उनको दिन में 3 दफ़ा देना होता है या 4 दफ़ा देना होता है। जब हम उसके ऊपर एक्सटेंडेड रिलीज की कोटिंग कर देते हैं तो वो हमें फ्रीक्वेंसी कम कर देता है। हम दिन में फिर उसकी डोजिंग 2 दफ़ा करते हैं या 3 दफ़ा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हाफ लाइफ ऑफ ओरल मॉर्फीन इज 2 to 4 hours एंड इट मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड 6 times डेली टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस पेन रिलीफ। हाउएवर only 2 doses are needed when extended release tablets are used। इसमें हमने मॉर्फिन जो एक पेन किलर है उसके बारे में बात की। उसकी हाफ लाइफ जो है 2 to 4 hour है, तो जब हम उसको विदाउट एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन के देते हैं तो उसको हमें दिन में 6 बार देना पड़ता है, यानी उसका इफेक्ट जल्दी जल्दी ख़त्म होता है उस पेन किलर का और हमें बार बार वो मेडिसिन देना पड़ता है। जब हम एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन की मेडिसिन देते हैं मॉर्फिन की, तो हम उसकी सिर्फ दिन में 2 दफ़ा डोजेज देते हैं, क्योंकि अब उसका इफेक्ट जो है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहता है, तो हम उसकी डोजिंग भी कम कर देते हैं।
एंट्रल रूट में सेकेंड जो हमारे पास रूट है वो है सबलिंगुअल रूट। द सबलिंगुअल रूट इन्वॉल्व प्लेसमेंट ऑफ ड्रग अंडर द टंग। इसमें हमारे पास ड्रग जो है हम अंडर द टंग रख देते हैं। इस पिक्चर में जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पिक्चर में पेशेंट जो है अपने टंग के नीचे टेबलेट रख रहा है। द बकल रूट इन्वॉल्व्स प्लेसमेंट ऑफ ड्रग बिटवीन द चीक एंड गम। और जो बकल रूट है उसमें हम मेडिसिन चीक और गम के बीच में रखते हैं। बोथ द सबलिंगुअल एंड बकल रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन हैव सेवरल एडवांटेजेस। अब इसके अपने डिफरेंट एडवांटेजेस है सबलिंगुअल और बकल के, इंक्लूडिंग ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत इजीली जो है हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जैसे हम ओरल मेडिसिन ले सकते हैं उसी तरह हम सबलिंगुअल और बकल रूट की मेडिसिन भी ले सकते हैं। और इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत रैपिड होती है। और सेकंड ये है कि ये हमारे पास जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है उसको स्किप कर देता है। ये डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पर जो कैपिलरीज होती हैं उसमें डिजॉल्व हो जाती हैं और डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में शामिल हो जाती है। सेकेंड जो मेन क्लासिफिकेशन थी वो पेरेंट्रल की थी। पेरेंट्रल रूट इंट्रोड्यूसेस ड्रग्स डायरेक्टली इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसमें हमारे पास ड्रग जो है हम डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में शामिल कर देते हैं, यानी इसमें जो है वो फर्स्ट पास इफेक्ट या बायो अवेलेबिलिटी का मसला नहीं होता। जो हमारे पास मेडिसिन होती है वो यूजुअली 80 to 100% में हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन में बायो अवेलेबल होती है। एडवांटेजेस: parenteral administration is used for drugs that are poorly absorbed from the GI tract, for example heparin, और unstable in the GI tract, for example insulin। अब पेरेंट्रल रूट जो है डायरेक्ट सर्कुलेशन में जो मेडिसिन हम डालते हैं तो उसके फिर अपने बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल जो ड्रग्स हम GI ट्रैक के थ्रू नहीं देख सकते क्योंकि वहाँ से पुअरली एब्जॉर्ब होती है, वहाँ से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती या वो वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, जैसे कि इंसुलिन हो गया है, तो उनको हम या IV दे देते हैं या सबक्यूटेनियस दे देते हैं। Parenteral administration is also used for patients unable to take oral medication such as unconscious patient। पेरेंटल रूट जो है वो अनकॉन्शियस पेशेंट में भी हम यूज़ करते हैं। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड द मोस्ट कंट्रोल ओवर द डोज ऑफ ड्रग डिलीवर्ड टू द बॉडी। However, this route of drug is irreversible and may cause pain, fear, local tissue damage and infection। पेरेंट्रल रूट की ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें हमारे पास ड्रग के ऊपर हमारा बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। जितना ड्रग हम देना चाहें हम उतनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इसका ये नुकसान है कि ये इरिवर्सिबल है, क्योंकि जो ड्रग एक दफ़ा डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में शामिल हो जाए तो वो हम रिवर्स नहीं कर सकते, उसका हम कोई एंटीडोट भी नहीं दे सकते। और सेकेंड जो इसका मेन प्रॉब्लम है जो यूजुअली पेशेंट अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास इंजेक्शन डायरेक्ट मसल्स में या वेन में लगाया जाता है तो इसमें यूजुअली पेन, फियर और लोकल टिश्यू डैमेज भी होता है। पेरेंट्रल रूट में सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रावीनस रूट। इंट्रावीनस इज द मोस्ट कॉमन पेरेंट्रल रूट। सबसे कॉमन जो है हमारे पास IV है। इट इज यूजफुल फॉर ड्रग्स दैट आर नॉट एब्जॉर्ब ओरली सच एज द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर एट्राक्यूरियम। जो कि न्यूरोमस्कुलर ड्रग है यूजुअली ये ओरली एब्जॉर्ब नहीं होता तो उसको हम जो है IV दे देते हैं। IV डिलीवरी परमिट्स अ रैपिड इफेक्ट्स एंड मैक्सिमम डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द अमाउंट ऑफ ड्रग डिलीवर। इसमें हमारे पास इफेक्ट जो है थेरेप्यूटिक इफेक्ट बहुत जल्दी आ जाता है और हमारा ड्रग के ऊपर कंट्रोल है। जितना ड्रग हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करना चाहें उतना हम कर सकते हैं। व्हेन इंजेक्टेड एज अ बोलस द फुल अमाउंट ऑफ ड्रग इज डिलीवर्ड टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन ऑलमोस्ट इमीडिएटली। और जब हम बोलस देते हैं उसमें हमारे पास 500 ml का फ्लूइड या 200 ml का फ्लूइड जो है हम डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में शामिल कर देते हैं, तो उसको कहते हैं कि हम IV बोलस दे रहे हैं। देन हमारे पास आता है इंट्रामस्कुलर। Drug administered IM can be in aqueous solution which are absorbed rapidly or specialized depot preparation which are absorbed slowly। अब IM में भी हमारे पास फिर फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, एक aqueous प्रिपरेशन है और एक जो है डिपोट प्रिपरेशन है। जो हमारे पास aqueous सॉल्यूशंस होती हैं या aqueous प्रिपरेशंस होती हैं वो यूजुअली जल्दी डिजॉल्व हो जाती हैं मसल से, और जो डिपोट प्रिपरेशंस होती हैं वो थोड़ी ऑयल बेस होती है और वो जो है लॉन्ग टाइम के लिए रिलीज होती है और स्लो स्लो एब्जॉर्ब होती जाती हैं। Depot preparations often consist of suspension of drug in non-aqueous vehicle such as polyethylene glycol। इसमें जो हमारे पास ड्रग है वो यूजुअली नॉन एक्वस व्हीकल में होते हैं, जैसे कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, तो इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो सस्टेन रहती है, लॉन्ग टाइम के लिए रहती है और इसका इफेक्ट भी फिर लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। एज द व्हीकल डिफ्यूजेज आउट ऑफ द मसल ड्रग प्रेसिपिटेट्स एट द साइट ऑफ इंजेक्शन द ड्रग देन डिजॉल्व स्लोली प्रोवाइड्स अ सस्टेन डोज ओवर एन एक्सटेंडेड इंटरवल। जैसे जैसे हमारे पास ये ड्रग डिजॉल्व होती जाती है हमारे साथ IM साइड पे वो एक्यूमुलेट हो जाती है और आराम
नाम से फिर वो एब्जॉर्प्शन होती रहती है और टाइम टू टाइम वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में शामिल होती है। तो इसका इफेक्ट जो है एक्सटेंडेड टाइम के लिए रहता है। Subcutaneous injection provide absorption via simple diffusion and is slower than the IV route। इसमें हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो है हमारे पास एब्जॉर्प्शन होती है, यानी हमारे पास जो ड्रग है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के थ्रू जाता है, लेकिन ये रूट जो है हमारे पास आईवी रूट से स्लो होता है इसका इफेक्ट। द सबक्यूटेनियस इंजेक्शन मिनिमाइजेज द रिस्क ऑफ हेमोलिसिस और थ्रोम्बोसिस एसोसिएटेड विद आईवी इंजेक्शन एंड मे प्रोवाइड कांस्टेंट स्लो एंड सस्टेन्ड इफेक्ट्स। जब समटाइम हम आईवी मेडिसिन डायरेक्टली अपनी वेन में दे देते हैं तो वो थ्रोम्बोलिसिस काज करवाता है या हेमोलिसिस काज करवाता है, जो हमारी हीमोग्लोबिन है उसकी ब्रेक डाउन करवा देता है। लेकिन सबक्यूटेनियस में ऐसे है कि हम डिपोट की फॉर्म में देते हैं, हमारे सबक्यूटेनियस में हमारी मेडिसिन जो है थोड़ी देर के लिए जमा रहती है और आराम से वो सर्कुलेशन में शामिल होती है, तो इसमें ये रिस्क भी नहीं होता। दिस रूट शुड बी used with drugs that cause irritation because severe pain and necrosis may occur. This route should not be used with drugs that cause tissue irritation because severe pain and necrosis may occur। लेकिन इसका ये ड्रॉबैक ये है कि जो ड्रग्स टिश्यू इरिटेशन करवाते हैं वो हम सबक्यूटेनियस के लिए नहीं दे सकते क्योंकि ये सीवियर पेन और नेक्रोसिस करवा सकता है। Intradermal। The intradermal route involves injection into the dermis, the more vascular layer of the skin under the epidermis। जो हमारे पास सबसे ज़्यादा वेस्कुलर लेयर ऑफ द स्किन है वो डर्मिस है, तो इंट्राडर्मल में जो हम मेडिसिन लेते हैं वो डायरेक्ट डर्मल लेयर में दे देते हैं। एजेंट फॉर डायग्नोस्टिक डिटर्मिनेशन एंड डिसेंसिटाइजेशन आर यूजुअली एडमिनिस्ट्रेड बाय दिस रूट। इंट्राडर्मल रूट यूजुअली हम डायग्नोस्टिक डिटर्मिनेशन के यूज़ करते हैं। अगर हमने चेक करना है कि वेदर पेशेंट किसी स्पेसिफिक मेडिसिन को या स्पेसिफिक एंटीबायोटिक को सेंसिटिव तो नहीं है, एलर्जिक तो नहीं है, तो हम उसका पहले इंट्राडर्मल टेस्ट डोज दे देते हैं, 0.1 ml 0.2 ml डोज दे देते हैं। अगर पेशेंट है उस 0.1 ml को अगर वो रिएक्शन शो करता है तो उस पेशेंट को हम फिर वो मेडिसिन नहीं देते, लेकिन अगर वो रिएक्शन शो नहीं करता तो फिर वो आगे मेडिसिन हम दे देते हैं। तो इसको हम डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। अब कुछ हमारे पास अदर रूट्स भी हैं जैसे कि ओरल इनहेलेशन एंड नेजल प्रिपरेशन। Both the oral inhalation and nasal routes of administration provide rapid delivery of drugs across the large surface area of mucous membrane of the respiratory and pulmonary epithelium। ओरल इनहेलेशन में हमारे पास यूजुअली रिस्पायरेटरी ट्रैक का म्यूकोजल मेम्ब्रेन से एब्जॉर्प्शन होती है और नेजल प्रिपरेशन में हमारे पास पल्मोनरी एपिथेलियम के थ्रू जो है एब्जॉर्प्शन होती है, और ये एब्जॉर्प्शन बहुत रैपिड होती है। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में जब नेबुलाइजेशन करवाती है तो वो ओरल इनहेलेशन और नेजल प्रिपरेशन के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब होती है। देन हमारे पास आता है इंट्राथीकल और इंट्रावेंट्रिकुलर। द ब्लड ब्रेन बैरियर टिपिकली डिलेज और प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। व्हेन लोकल रैपिड इफेक्ट्स आर नीडेड इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस ड्रग्स डायरेक्टली इनटू सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अगर कोई ब्रेन इन्फेक्शन हो या स्पाइनल कॉर्ड की कोई इंजरी हो तो उसमें अगर हम आईवी मेडिसिन देते हैं तो ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से हमारा ड्रग जो है क्रॉस नहीं होता और ब्रेन टिश्यू तक नहीं पहुंचता, तो वो इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होता। तो इसकी वजह से हम डायरेक्टली लोकल मेडिसिन दे देते हैं, जैसे इंट्राथीकल हो गया या इंट्रावेंट्रिकुलर हो गया। जो ब्रेन वेंट्रिकल्स हैं उसमें डायरेक्ट हम मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं, या जो है स्पाइन में हम मेडिसिन दे देते हैं, जैसे कि हमारे पास आजकल बहुत कॉमनली स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज़ हो रहा है, तो वो हम इंट्राथीकली देते हैं। फिर हमारे पास आता है टॉपिकल एप्लीकेशन। टॉपिकल एप्लीकेशन इज यूज व्हेन अ लोकल इफेक्ट ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल कोई एलर्जी हो गई या कोई एक्नी हो गई तो उसके ऊपर हम टॉपिकल एप्लीकेशन करते हैं, वो जो प्रॉब्लम है वो टॉपिकल एप्लीकेशन के साथ रिजॉल्व हो जाती है। Transdermal। This route of administration achieves systemic effects by application of drugs to the skin, usually via transdermal patch. The rate of absorption can vary markedly depending on the physical characteristics of the skin at the site of application as well as the lipid solubility of the drug। ट्रांसडर्मल में चूंकि हम ट्रांसडर्मल पैच यूज़ कर रहे होते हैं और इसकी एब्जॉर्प्शन डायरेक्ट स्किन से हो रही होती है, और स्किन इंडिविजुअल की चेंज होती है, हर इंडिविजुअल की दूसरे इंडिविजुअल से स्किन चेंज होती है, तो इसी तरह एब्जॉर्प्शन जो है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज होती रहती है। पार्ट 3 में आज हमने पढ़ा डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देन हमने पढ़ा कि कौन सी रूट से फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन होती है, और हमने फिर मेन दो क्लासिफिकेशन पढ़ी, एक लोकल और सिस्टेमिक। सिस्टेमिक पे फिर हमने दोबारा दो क्लासिफिकेशन पढ़ी, इंट्रल और पेरेंट्रल, और इनके फिर अपने बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस देखे। पार्ट 4 में हम बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स के सेकेंड स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में।
ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।